हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीजें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में जरूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जानेंगे ज्यामिति के आकारों को बनाने के यंत्रों के बारे में। उसके बाद क्लास 7 में त्रिभुजों की सर्वांग समता का एसएसएस प्रतिबंध का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 8 में सीखेंगे वर्गमूल का अनुमान लगाना और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था।
पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे ज्यामिति के आकारों को बनाने के लिए आवश्यक निम्नलिखित यंत्रों के बारे में। आपने अपने ज्यामिति बॉक्स यानी ज्योमेट्री बॉक्स में इस प्रकार की वस्तुएं जरूर देखी होंगी। आज हम ज्यामिति में इनके महत्व को समझेंगे। चलिए पहले बात करते हैं इस वस्तु की। इसे हम एक रूलर अथवा सीधा किनारा कहते हैं। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि अक्सर इसके दोनों तरफ चिन्ह अंकित किए होते हैं। इसके एक किनारे के अनुदिश सेंटीमीटर में चिन्ह होते हैं और दूसरे किनारों पर इंचों में चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के आधार पर रूलर हमें रेखाखंडों को खींचना एवं उनकी लंबाइयां ज्ञात करने में सहायता प्रदान करती है। अब इस वस्तु को देखिए। इसमें पेंसिल रखने का स्थान है। पेंसिल रखने पर हमें इसके 2 सिरे प्राप्त होते हैं। इसे हम एक प्रकार यानी कंपास कहते हैं। इसे हम चाप यानी आर्क और वृत्त यानी सर्कल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रकार को समायोजित यानी एडजस्ट कर नुकीले सिरे और पेंसिल के सिरे में दूरी बढ़ाई या कम की जाती है। इस प्रकार प्रकार में वांछित दूरी ली जा सकती है। इसी के साथ हम प्रकार का प्रयोग बराबर लंबाइयों को अंकित करने के लिए एवं परस्पर लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के लिए करते हैं। लेकिन हम इसका उपयोग लंबाइयों का मापन करने के लिए नहीं करते। अब इस वस्तु को देखिए। यह प्रकार की तरह जरूर है, लेकिन इसके 2 नुकीले सिरे हैं। इसे हम एक डिवाइडर कहते हैं। इसका प्रयोग लंबाइयों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति बॉक्स में हम 2 त्रिभुजाकार यंत्र भी देख सकते हैं। इनमें से एक त्रिभुजाकार यंत्र में भुजाएं 90 डिग्री, 45 डिग्री कोण बनाती है और दूसरे त्रिभुजाकार यंत्र में भुजाएं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण बनाती है। इनके समकोण बनने वाली भुजाओं पर सेंटीमीटर में चिन्ह होते हैं। इन्हें हम सेट स्क्वायर कहते हैं। इनका प्रयोग लंब रेखाओं
और समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में यह वस्तु जरूर देखी होगी। क्या आप बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं एवं इसका उपयोग क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसे हम चांदा यानी प्रोट्रैक्टर कहते हैं। इसका उपयोग हम कोण को मापने के लिए करते हैं। इसके वक्रीय किनारे यानी एज को 180 बराबर भागों में विभाजित किया होता है, जहां प्रत्येक भाग एक अंश यानी डिग्री कहलाता है। मापन हेतु इस पर बाई और दाई दोनों ओर से 0 से 180 तक चिन्ह अंकित किए होते हैं। इसका उपयोग हम कोण बनाने के लिए अथवा कोण का मापन करने के लिए करते हैं। ध्यान रहे, जैसे हम लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में मापते हैं, ठीक इसी प्रकार हम कोण को अंश यानी डिग्री में मापते हैं, जिसे इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो आज हमने सीखा ज्यामिति के आकारों को बनाने के लिए आवश्यक निम्नलिखित यंत्रों के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंधित कुछ उदाहरण। आज हम देखेंगे ज्यामिति में प्रयोग होने वाले कुछ यंत्रों से संबंधित उदाहरण। स्पष्ट कीजिए, दिए चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल की सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स बराबर है। ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि हम प्रत्येक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट की लंबाई मापें। किसी भी रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए हमें रूलर और डिवाइडर आवश्यक है। मान लीजिए हमें रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हम डिवाइडर का एक नुकीला सिरा बिंदु A पर रखेंगे और डिवाइडर को खोलकर इसका दूसरा नुकीला सिरा बिंदु B पर रखेंगे। अब डिवाइडर के फैलाव में कोई परिवर्तन किए बिना इसके एक नुकीले सिरे को रूलर के 0 पर रखेंगे और ज्ञात करेंगे कि दूसरा सिरा रूलर के कौन से चिन्ह को दर्शाता है। जैसे यहाँ यह सिरा 7 को दर्शाता है। चूँकि मापन के लिए हमने सेंटीमीटर में अंकित चिन्हों का प्रयोग किया है, इसलिए रेखाखंड AB की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। इसी विधि के साथ हम BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर और DA बराबर 3 सेंटीमीटर ज्ञात कर सकते हैं। मापों को देखकर अब हम यह कह सकते हैं कि यहाँ AB बराबर CD है और BC बराबर DA है, यानी कि दिए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। हम सिर्फ रूलर की सहायता से भी लंबाई का पता कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। जैसे हम रूलर को AB के अनुदिश इस प्रकार रखेंगे कि रूलर के 0 को दर्शाने वाला चिन्ह A के ठीक सम्मुख होगा। फिर हम देखेंगे कि बिंदु B रूलर के कौन से चिन्ह के ठीक सामने है। ध्यान रहे, रूलर पर चिन्ह देखते समय आंख चिन्ह के ठीक ऊपर रखना जरूरी है। इससे हमें AB की लंबाई ज्ञात होगी 7 सेंटीमीटर। अगला उदाहरण, चांदे यानी प्रोटेक्टर के उपयोग से कोण DBC का माप ज्ञात कीजिए। अगर हम कोण DBC को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि बिंदु B इस कोण का शीर्ष है और BD और BC इस कोण की भुजाएं हैं। कोण का माप ज्ञात करने के लिए हम चांदे को कोण पर इस प्रकार रखेंगे कि इसका मध्य बिंदु शीर्ष B पर आए और इसकी सीधे किनारे पर दर्शाई गई रेखा, जिसे हम शून्य किनारा भी कहते हैं, कोण DBC की किसी एक भुजा को पूरी तरह से ढक ले। जैसे यहाँ वह रेखा BC को पूरी तरह से ढक रही है। अब यहाँ चांदा कोण पर सही प्रकार से रखा गया है, इसलिए हम कोण का माप ले सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कोण मापने के लिए यहाँ हमें कौन सी स्केल लेनी होगी, बाहर दर्शाई हुई या अंदर दर्शाई हुई? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें वह स्केल चुननी होगी जिस पर अंकित 0 डिग्री भुजा के दूसरे बिंदु C के पास हो। चूँकि यहाँ अंदर वाली स्केल का 0 डिग्री C के पास है, इसलिए हम अंदर वाली स्केल चुनेंगे। अब हम देखते हैं कि कोण की दूसरी भुजा अंदर वाली स्केल के 70वें भाग को दर्शा रही है, इसलिए हम कोण का माप लिखेंगे 70 डिग्री। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण DBC बराबर 70 डिग्री है। तो आज हमने देखे
ज्यामिति में प्रयोग होने वाले कुछ यंत्रों से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे ज्यामिति में प्रयोग होने वाले कुछ यंत्रों से संबंधित गलतियाँ। गलती 1। ज्यामिति की आकृति बनाते समय बच्चे यह ध्यान नहीं रखते कि खींची गई रेखाएं यानी लाइंस पतली होनी चाहिए और बिंदु यानी पॉइंट्स छोटे होने चाहिए। मोटी रेखाएं या बिंदु मापन में भ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पतली रेखा के कारण यहाँ हमें माप 11.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जबकि मोटी रेखा एवं मोटे बिंदुओं के कारण यहाँ माप 11.7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। लेकिन बिंदु मोटे होने के कारण डिवाइडर ठीक स्थान पर नहीं रखा जाता, जिससे रेखाखंड की गलत लंबाई प्राप्त होती है। गलती 2। कुछ बच्चे पेंसिल को नुकीला बनाकर नहीं रखते। ध्यान रहे, जितनी नुकीली पेंसिल उतनी ही पतली उसके द्वारा बनाई गई रेखा होगी और ज्यामिति का आकार बनाते समय गलती होने की संभावना उतनी ही कम होगी। लेकिन अगर पेंसिल नुकीली नहीं होगी तो रेखा मोटी आएगी, जिससे आकार बनाते समय गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। गलती 3। अक्सर बच्चे एक ही पेंसिल प्रकार यानी कंपास के लिए और रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, अगर आप 2 पेंसिल रखेंगे तो एक पेंसिल प्रकार में हमेशा निश्चित रहेगी, जिससे पेंसिल के नुकीले सिरे का घिसाव कम होगा और साथ ही साथ पेंसिल को बार बार प्रकार में रखने निकालने की कठिनाई को भी दूर किया जा सकता है। गलती 4। अक्सर बच्चे डिवाइडर का उपयोग किए बिना सिर्फ रूलर के उपयोग से किसी रेखाखंड का माप ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह गलत विधि है, क्योंकि अक्सर आंख को चिन्ह के ठीक ऊपर नहीं रखा जाता, जिसके कारण माप गलत प्राप्त होता है। डिवाइडर के नुकीले सिरे रेखाखंड पर एवं रेखा के सही चिन्हों पर रखे जा सकते हैं। इससे मापन में गलती होने से बचा जा सकता है। गलती 5। प्रकार के लिए अंग्रेजी शब्द है कंपास, जो कि चुंबकीय कंपास से मिलता जुलता है। इससे कुछ बच्चों की मिथ्या धारणा बन जाती है कि ज्यामिति के कंपास का चुंबकीय कंपास से कोई न कोई संबंध जरूर है, लेकिन यह एक गलत समझ है। इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो आज हमने देखी ज्यामिति में प्रयोग होने वाले कुछ यंत्रों से संबंधित गलतियाँ। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का SAS प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं। हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम
यानी कॉन्ग्रुएंट है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की एस सर्वांग समता को समझा। अब हम SAS सर्वांग समता को समझेंगे। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC बनाना है। अगर आपको भुजा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हो तो क्या सिर्फ एक भुजा की लंबाई से आप एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज ABC का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम अलग अलग प्रकार से त्रिभुज ABC बना सकते हैं, लेकिन हमें एक अद्वितीय त्रिभुज नहीं मिलता। जरा सोचिए, अगर आपको AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है और साथ ही साथ कोण ABC की माप 35 डिग्री दी है, तो क्या अब हम एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। दी हुई मापों के आधार पर हम त्रिभुज ABC का निर्माण इस प्रकार कर सकते हैं। अतः इस स्थिति में भी त्रिभुज ABC को अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि हमें एक अद्वितीय त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शीर्ष यानी वर्टेक्स C का स्थान निश्चित नहीं है, यानी कि त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं दी हुई है। लेकिन अगर हमें दो भुजाएं और उनके बीच के कोण की माप ज्ञात हो तो हम एक अद्वितीय त्रिभुज जरूर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 35 डिग्री और BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। इस स्थिति में हम पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचेंगे। फिर हम चांदे के उपयोग से कोण ABC बनाएंगे जिसका माप 35 डिग्री है। प्राप्त किरण पर बिंदु C का स्थान ज्ञात करने के लिए हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और नुकीला सिरा B पर रखकर किरण को काटता चाप खींचेंगे। चाप और किरण के प्रतिच्छेद से हमें बिंदु C प्राप्त होगा। हम बिंदु A और C को जोड़कर त्रिभुज ABC बना लेंगे। चाहे हम कितनी भी बार दिए मापों से त्रिभुज ABC बनाएंगे, तो हर एक स्थिति में हमें सर्वांग सम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्राप्त होंगे। इस समझ का प्रयोग हम सर्वांग सम त्रिभुजों की जांच के लिए करते हैं। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत यानी करस्पॉन्डिंग दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता कहा जाता है, जिसे संक्षेप में SAS सर्वांग समता कहते हैं। जैसे यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और इनके बीच बना कोण BAC बराबर 110 डिग्री है। इसी तरह त्रिभुज MNO में भुजा MO बराबर 5.8 सेंटीमीटर है, भुजा MN बराबर 2.5 सेंटीमीटर है और इनके बीच बना कोण NMO बराबर 110 डिग्री है। चूंकि यहाँ त्रिभुज ABC की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज MNO की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे और समायोजित करेंगे तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNO सर्वांग सम है। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और इनके बीच बना कोण BAC बराबर 110 डिग्री है। त्रिभुज PQR में भुजा PQ बराबर 5.8 सेंटीमीटर,
भुजा PR बराबर 2.5 सेंटीमीटर और कोण PRQ बराबर 110 डिग्री है, लेकिन फिर भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। क्या आप इसका कारण बता पाएंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ कोण PRQ भुजा PQ और PR के बीच का कोण नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के माप बराबर नहीं है। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए पहले दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स एवं संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। चूंकि यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। अब आपको SAS सर्वांग समता की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का SAS प्रतिबंध। त्रिभुज ABC में रेखाखंड AO रेखाखंड BC पर लंब समद्विय भाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या भुजा AB भुजा AC के बराबर है? ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक रफ आकृति बनाना हमेशा सहायक सिद्ध होता है। यहाँ हमें दिया गया है कि रेखाखंड AO रेखाखंड BC पर लंब समद्विय भाजक है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसका अर्थ है रेखाखंड AO रेखाखंड BC के साथ समकोण बनाता है तथा यह BC को दो बराबर भागों में बांटता है। इस तरह से यहाँ O BC का मध्य बिंदु है। इस जानकारी के आधार पर हम त्रिभुज ABC की रफ आकृति इस प्रकार बना सकते हैं। त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में हम देखते हैं कि OB बराबर OC है, क्योंकि O भुजा BC का मध्य बिंदु है। AO बराबर AO है, क्योंकि यह दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा है। और कोण AOB बराबर कोण AOC बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि रेखाखंड OA भुजा BC पर लंब है। इसलिए यहाँ हम सुमेलन लिख सकते हैं। इसलिए सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABO त्रिभुज ACO से सर्वांग सम है। चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी सर्वांग सम होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ AB बराबर AC है। क्या आप सभी संगत भुजाएं एवं कोण लिख पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए। अगला उदाहरण, नीचे दी हुई आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज ADC त्रिभुज CBA से सर्वांग सम है या नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज CBA में CD बराबर AB है, AC बराबर AC है, क्योंकि AC उभयनिष्ठ भुजा है, और कोण ACD बराबर कोण CAB है। आप देख सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज ADC की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण त्रिभुज CBA की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है। इसलिए SAS सर्वांग समता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन इस प्रकार है। इसलिए यहाँ त्रिभुज ADC त्रिभुज CBA से सर्वांग सम है। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। तारा, तारा, तारा। अरे तारा, तुम चादर के नीचे हो क्या? क्या हुआ तारा, तुम यहां क्यों छुपी हो? और तुम्हारा शेरू वहां पड़ा हुआ है।
कोई नया खेल है क्या? अब्बा, मुझे डर लग रहा है। क्यों तारा? अब्बा, शेलू तो बाहर किसी देश से बनकर आया है। मुझे डर है कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। हाँ? और फिर मैं टिंकू से फोन पर बात कर रही थी, अपने बेस्ट फ्रेंड से, तो उसने छींक दिया। हेलो टिंकू, मेरे प्यारे दोस्त। हेलो तारा, मेरी पक्की दोस्त। मुझे तुम्हारी बहुत याद। सॉरी, छींक आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तारा। कट गया। अगर कहीं टिंकू को भी कोरोना है तो अब ना मैं शेलू से खेलूंगी, ना टिंकू से फोन पर बात करूंगी। ओह, तो ये बात है। तारा, चादर से बाहर आओ तारा, डरो नहीं, मैं हूं ना। तारा, कोई दूसरे देश या जगह से आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोरोना है। और टिंकू की छींक, कहीं मुझे उससे ये वायरस आ गया तो? तारा, हर छींक और खांसी कोरोना वायरस से नहीं जुड़ी है, और फोन पर बात करने से ये थोड़ी ही फैलती है। इधर उधर की बातों में आके तुम अपने साथ या दूसरों के साथ भेदभाव मत करो तारा। भेदभाव मतलब पापा? मतलब ये कि गलत ना होने पर भी किसी को दोष देना या उसके साथ बुरा बर्ताव करना, उसे भेदभाव कहते हैं तारा। अब्बा, याद है एक बार टीचर ने मुझे डांटा था, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी, तो मुझे कितना बुरा लगा था। कहीं शेलू को और टिंकू को भी वैसे ही तो नहीं लग रहा? हाँ तारा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। अच्छा तारा, ये बताओ, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो हम क्या करते हैं? हम उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, है ना? बिल्कुल ठीक। पर सोचो तारा, अगर हम दूसरों से भेदभाव करेंगे तो वो इसके डर से बातें छुपाएंगे, इलाज के लिए नहीं जाएंगे, जिससे कोरोना वायरस और भी फैलेगा। मैं समझ गई अब्बा। सॉरी शेलू। ओह, मैं टिंकू को भी फोन करके सॉरी बोलूंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्त टिंकू। हेलो तारा। आई एम सॉरी, मैंने डर के जल्दी जल्दी में फोन कट कर दिया था। कोई बात नहीं तारा, हम लोग पक्के दोस्त हैं ना। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अरे तारा, सुनो तारा, डॉक्टर अंकल को नमस्ते बोलो। हेलो, नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते तारा। अरे क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, आजकल कुछ लोग डॉक्टर्स और ऐसे तमाम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं जो कोरोना से सबको बचाने में लगे हुए हैं। पर ये तो गलत है। आप और आपके जैसे सभी लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए। तारा, काश सब लोग तुम्हारी तरह सोचते। दोस्तों, कहीं आप तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना? डॉक्टर वगैरह तो हमारी मदद ही कर रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव तो बहुत गलत बात है। अच्छा डॉक्टर अंकल, क्या हम आपके काम में कोई मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं तारा, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी घर में ही रहो, दूसरों की गलत बातों में मत आओ, इससे हमारा काम आसान होगा, क्योंकि ऐसे कोरोना को फैलने से हम रोक सकते हैं। ओके डॉक्टर अंकल, बाय बाय। तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो तारा? वो तो मैं और अप्पा पौधों की देखभाल करेंगे, उनको पानी देंगे डॉक्टर अंकल। गार्डनिंग, ये तो बहुत मजेदार काम है तारा। अच्छा मैं भी चलता हूँ तारा, तुम कभी कभी यूं ही मुझे फोन कर लिया करो, मुझसे बातें कर लिया करो, अच्छा लगता है। जरूर डॉक्टर अंकल, बाय बाय। ओके बाय।
मजा आया ना तारा? बहुत मजा आया अब्बा। ठीक है तारा, तो ये बताओ तुमने क्या सीखा? भेदभाव से नहीं, मेल मोहब्बत का हो साथ, तो हम जरूर देंगे कोरोना को मात। हाँ? बिल्कुल सही। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से संबंधित एक क्रियाकलाप करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक प्राकृत संख्या n है। हम कैसे पता लगाएंगे कि वह एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और उस संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा? चलिए यह पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आप सभी पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर ले लीजिए। चलिए संख्या 25 की जांच करते हैं। क्या आप ग्राफ पेपर पर एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई हो? प्रयास कीजिए। जी हाँ, हम यहाँ एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई के बराबर हो। ध्यान दीजिए, ग्राफ पेपर पर सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। इस वर्ग का क्षेत्रफल इन सभी 1 इकाई के वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। यहाँ ऐसे कुल 25 वर्ग हैं, इसलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई के बराबर होगा। हम यहाँ वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस वर्ग की सभी भुजाएं 5 इकाई के बराबर होंगी। यह हम इस वर्ग की भुजा की लंबाई से जांच सकते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल 5 का वर्ग बराबर 25 वर्ग इकाई होगा। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल 5 है। इस वर्ग की भुजाएं 5 इकाई के बराबर हैं, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि संख्या 36 भी एक पूर्ण वर्ग है, यानी हम ग्राफ पेपर पर 36 वर्ग इकाई का एक वर्ग बना सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि यह वर्ग 36 छोटे वर्गों से मिलकर बना है। हम जानते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 है, इसीलिए इस वर्ग की भुजाएं 6 इकाई के बराबर हैं। चलिए अब एक नई संख्या जैसे 34 पर चर्चा करते हैं। क्या संख्या 34 एक पूर्ण वर्ग है? क्या आप एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 34 वर्ग इकाई हो? क्या आप 34 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? चलिए ग्राफ पेपर पर 34 वर्ग इकाई का एक वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई वर्ग बन ही नहीं पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 34 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पर संख्या 34, 25 और 36 के बीच में आती है, इसलिए 34 का वर्गमूल भी इन संख्याओं के वर्गमूल के बीच में ही आएगा। यानी 34 का वर्गमूल 5 और 6 के बीच में आएगा। वह 5 से अधिक लेकिन 6 से कम होगा। और इस तरह से हमने संख्या 34, जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, के वर्गमूल का अनुमान लगा लिया। इसी तरह आप 54 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप पाएंगे कि 54 का वर्गमूल 7 और 8 के बीच में है। आप और भी संख्याएं लेकर उनके वर्गमूल का अनुमान इस क्रियाकलाप के द्वारा लगा सकते हैं। वर्गमूल का अनुमान लगाना, उदाहरण भाग 1, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स पार्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखा था। इस वीडियो में हम इससे संबंधित एक उदाहरण देखेंगे। इस वर्गाकार खेत को देखिए। इस खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। इस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए।
हमें इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर दिया गया है। मान लीजिए कि इस वर्गाकार खेत के किनारे की लंबाई S है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र के अनुसार यह बराबर होगा S की घात 2 के, जो कि बराबर होगा 300 वर्ग मीटर के। एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप सभी किनारों का योग होगा, जो बराबर होगा 4S के। इसका मतलब हमें इसके परिमाप को ज्ञात करने के लिए इसके किनारे की लंबाई ज्ञात करनी होगी। इस समीकरण पर ध्यान दीजिए। हमें S का वह मान ज्ञात करना है जिसका वर्ग 300 होगा, यानी अब S का मान ज्ञात करने के लिए हमें संख्या 300 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। आइए 300 के वर्गमूल का अनुमान लगाएं। संख्या 300 से छोटी और 300 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में सोचिए। आप उन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखिए जिनके बीच में संख्या 300 आती है। हम देख सकते हैं कि संख्या 300, 289 और 324 के बीच में आती है। इसलिए संख्या 300 का वर्गमूल भी इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल के बीच में ही आएगा। 289 का वर्गमूल 17 है और 324 का वर्गमूल 18 है। इसका मतलब है कि 300 का वर्गमूल 17 और 18 के बीच में ही आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि संख्या 300 संख्या 324 की तुलना में संख्या 289 के नजदीक है, जिसे हम उनके अंतर से जांच सकते हैं। यानी 300 के वर्गमूल की निकटतम संख्या 17 है। आइए 17 से थोड़ा आगे बढ़ते हुए 17.1, 17.2, 17.3 और 17.4 के वर्गों की जांच करते हैं। 17.3 के वर्ग को देखकर हम यह कह सकते हैं कि 17.3 का वर्ग लगभग 300 के बराबर आया है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 300 का वर्गमूल लगभग 17.3 के बराबर होगा। अतः वर्गाकार खेत के एक किनारे की लंबाई लगभग 17.3 मीटर होगी, जिससे हमें खेत का परिमाप 69.2 मीटर प्राप्त होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है। एक वर्गाकार खेत के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। आप इस प्रश्न को अपनी अध्यापिका और अपने दोस्तों के साथ हल करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाने से संबंधित एक उदाहरण देखा। वर्गमूल का अनुमान लगाना, उदाहरण भाग 2, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पार्ट 2। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाने से संबंधित एक उदाहरण देखा। इस वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ और मजेदार उदाहरणों को देखेंगे। इस कथन को देखिए। किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या से छोटा होता है। इस कथन के लिए इन दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कथन हमेशा सत्य होगा, यानी कि हर संख्या का वर्गमूल उससे छोटा होता है, तो आप गलत हैं। ऐसा सिर्फ एक से बड़ी संख्याओं के साथ है। जैसे इन संख्याओं के वर्गमूल इनसे छोटे हैं, लेकिन एक से छोटी धनात्मक संख्याओं यानी कि 0 और 1 के बीच की संख्याओं के लिए यह सत्य नहीं है। जैसे इन दशमलव संख्याओं को देखिए, इनके वर्गमूल इनसे बड़े हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दिया कथन तभी सत्य होगा जब संख्या 1 से बड़ी हो। इसलिए दिए कथन के लिए विकल्प बी सही उत्तर है। क्योंकि विकल्प बी सही है, इसलिए विकल्प सी गलत होगा। यानी दिए सवाल का सही जवाब है विकल्प बी।
चलिए अब संख्या 30 के वर्गमूल का अनुमान लगाइए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर प्रयास कर सकते हैं। हम जानते हैं कि संख्या 30 पूर्ण वर्ग संख्याओं 25 और 36 के बीच में आती है, इसलिए 30 का वर्गमूल इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल यानी कि संख्या 5 और 6 के बीच में आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि संख्या 30 संख्या 36 की तुलना में संख्या 25 के अधिक पास है, जिसे हम उनके अंतर से जांच सकते हैं। यानी 30 का वर्गमूल पूर्ण संख्या 5 के निकटतम है। आइए 5 से थोड़ा आगे बढ़ते हुए 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 के वर्ग निकालते हैं और देखते हैं कि 30 का वर्गमूल लगभग किस संख्या के बराबर प्राप्त होगा। 5.4 के वर्ग और 5.5 के वर्ग की तुलना करने पर हम देख सकते हैं कि 5.5 का वर्ग 30 के सबसे करीब है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 30 का वर्गमूल लगभग 5.5 के बराबर होगा। इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाने से संबंधित कुछ उदाहरणों को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।